दुनिया राम मंदिर यानी कि राम जन्मभूमि को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा दांव मान रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम जन्मभूमि को नहीं बल्कि देवभूमि में हुए उस कार्य को अपना सबसे बड़ा दांव 2024 के आम चुनावों से पहले बताया है, जिसको आज सीधे तौर पर लागू करने की बात कही जा रही है। ये ड्राफ्ट जो आप सीधे जिसकी किताब देख रहे हैं, द यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड 2024, ये देवभूमि सरकार के पास पहुंच चुका है। जो राज्य सरकार ने कमेटी बनाई थी, उन्होंने 780 पन्नों का 4 वॉल्यूम्स में आया ये ड्राफ्ट धामी सरकार को दे दिया है और धामी सरकार इसे लागू करने जा रही है। 6 फरवरी वो तारीख हो सकती है जब ये लागू भी हो जाए। पटल पर तो पेश कर दिया जाएगा 6 फरवरी को। कैसे इसे हम एक आखिरी दांव बता रहे हैं वो दरअसल समझिए, क्योंकि यही वो यूसीसी है जिसके इर्द गिर्द फिर पूरी की पूरी न्याय व्यवस्था जो है वो चला करेगी। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में तो हमें पता है कि चीजें किस तरीके से चलती हैं, लेकिन सिविल मामलों में जो आपके अपने निजी मामले हैं, जैसे विवाह हो गया, जैसे तलाक हो गया, जैसे आप उत्तराधिकार चुनना हो गया, जैसे अडॉप्शन हो गया, जैसे लेगेसी हो गई, इन सारी चीजों पर अब एक नया कानून, पूरे देश में एक जैसा कानून बनेगा। आप धर्म के हिसाब से नहीं बल्कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता के हिसाब से आगे बढ़ेंगे। ये इसी तरीके का एक बिल जो है वो निश्चित तौर पर आने वाले समय में आप देश के अलग अलग राज्यों में देखेंगे। इसमें गुजरात में भी इसको लेकर के चर्चा है और देश के अन्य राज्यों में भी, और एक वक्त के बाद ये पूरे देश में कैसे लागू होगा और क्या शर्तें हैं, किस तरह के नियम हैं, कैसे सब कुछ बदल जाएगा, वो आपको बताता हूं। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के खास तौर पर जब यह बिल आएगा तो देश की महिलाएं, देश की आधी आबादी उनकी जय जयकार और ज्यादा करने लगेंगी। क्यों? दरअसल जरा उसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला पन्ना, अलग अलग तरह की बातें कही गई हैं, लेकिन जो मुख्य बिंदु हैं, जिस तरीके से असर पड़ने वाला है और उत्तराखंड में जैसे मामला सामने निकल कर आएगा, हम तस्वीरों के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले 6 बिंदु बता रहा हूं, इसके बाद 5-6 बिंदु और है। जरा ध्यान से देखिएगा कि किस तरीके से सारी की सारी चीजें बदल जाएंगी, हिंदुओं को लेकर, मुस्लिमों को लेकर, इसके अलावा अन्य धर्मों के लोगों को लेकर, और सबसे बड़ी बात, महिलाओं के लिए यह ज्यादा फायदेमंद क्यों नजर आ रहा है, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले लड़कियों की शादी की आयु बढ़ाई जाएगी। यह उत्तराखंड को लेकर के मैं आपको बता रहा हूं, ताकि वे विवाह से पहले ग्रेजुएट हो सके, यानी शादी करने से पहले अब एजुकेशन पर ज्यादा फोकस है। शादी तो करें लेकिन एजुकेशन पर पहले ध्यान दें, एटलीस्ट ग्रेजुएट तो बने, उसके बाद शादी हो। यानी हो सकता है कि ये उम्र 21 तक कर दी जाए, 18 से। शादी का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन होगा, बगैर रजिस्ट्रेशन किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। ग्राम स्तर पर भी शादी का रजिस्ट्रेशन की सुविधा होगी, यानी अगर आपको सरकार द्वारा किसी भी एक तरीके से फायदे को अपने हिस्से में डालना है तो आपको अपनी शादी रजिस्टर करनी पड़ेगी। यह रजिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं आपको उस गणना में ले आएगा जो आधिकारिक तौर पर यह बताएगी कि हां आपकी शादी हो चुकी है और आपको उसके बाद मिलने वाला जो लाभ है वो आपको मिल पाएगा। इसके बाद पति पत्नी दोनों तलाक के समान अधिकार उपलब्ध होंगे, यानी तलाक के समय दोनों को समान अधिकार। अभी तक का क्या है कि पति इसमें कहीं ना कहीं अपर हैंड लेकर चलते हैं और पत्नियां जो हैं, मतलब जो मेन हैं, उनके पास एक तरीके से ज्यादा फायदा है और विमेंस के पास कम है। तलाक का जो ग्राउंड पति के लिए लागू होगा वही पत्नी के लिए भी लागू होगा। फिलहाल पर्सनल लॉ के तहत पति और पत्नी के पास तलाक के अलग अलग ग्राउंड्स हैं, यानी इसमें भी एक डिस्पैरिटी है, इसमें भी एक अंतर है जिसे बदला जाएगा। पॉलीगैमी या बहु विवाह पर रोक लगेगी। आप देखेंगे कि मुस्लिम धर्म में आप एक वक्त पर अलग अलग पत्नियां एक साथ पर रख सकते हैं, जिसे हम पॉलीगैमी कहते हैं एक तरीके से, कि भाई आप एक ही समय पर अलग अलग पत्नियां, 3 से 4 पत्नियां रखने का अधिकार आपको होता है या ज्यादा, तो उस पर एक तरीके से रोक लग जाएगी। इसके अलावा भी इसमें बात की गई है, अगर आप जैसे इद्दत जैसा कानून है या फिर हलाला जैसा कानून है, जिसमें इद्दत में कहा जाता है कि आपको एक एकांतवास दिया जाएगा, यानी तलाक होने के बाद आप 3 महीने का एक अवधि होती है जिसमें आप अलग से रहेंगे। एकांतवास, उसमें आप कुछ लिमिटेड लोगों से ही उस वक्त पर मिल सकते हैं, वरना आप एकांतवास में रहेंगे। हलाला आप जानते ही हैं कि अगर 3 तलाक दे दिया जा चुका है किसी को और आपको पुनः वापस उससे आकर विवाह करना है तो आपको फिर किसी और से विवाह करना पड़ेगा, और इसमें शारीरिक संबंधों का भी जिक्र है। इसके बाद उत्तराधिकार में लड़कियों को लड़कों के बराबर का हिस्सा मिलेगा, यानी जैसे कहते हैं ना कि भाई पिता की जायदाद पर लड़कों का हक होता है, अब ऐसा नहीं होगा। इस कानून के बाद बराबर का हक होगा, बराबरी का हक लड़कियों को भी मिलेगा। इसमें इस बात का भी जिक्र है, लड़के लड़कियां, अभी का जो कानून है, अभी का जो पर्सनल लॉ है, उसमें लड़कों का शेयर लड़कियों से अधिक है, अब ये बराबर हो जाएगा। इसके अलावा
छठा पॉइंट जो है, नौकरीशुदा बेटे की मौत पर पत्नी को मिलने वाले मुआवजे में वृद्ध माता पिता के भरण पोषण की जिम्मेदारी भी होगी। यानी अगर कहीं तरीके से जो बेटा है उसकी डेथ हो जाती है तो फिर सारा का सारा जो पैसा है वो पत्नी को चला जाता है, लेकिन पत्नी के पास ये जिम्मेदारी होगी कि वो जो माता पिता हैं लड़के के, उनका भी भरण पोषण वो करे। और अगर पत्नी पुनर्विवाह करती है, अगर वो उसके बाद दोबारा विवाह करती है, तो पति की मौत पर मिलने वाले कंपनसेशन में माता पिता का भी हिस्सा होगा, यह भी ध्यान रखना होगा। तो ये 6 बिंदु बहुत हद तक क्लियर कर देते हैं कि कैसे सोशल रिफॉर्म्स आएंगे और कैसे महिलाओं के लिए इसमें, चाहे आप एक बार पीछे चलिएगा, चाहे आप किसी भी तरीके से पूरे के पूरे मामले को अगर आप देखें, लड़कियों की शादी की आयु बढ़ाई जाएगी, इसमें आप देख सकते हैं मामला जो है ये लड़कियों के पक्ष में जाता है एक तरीके से, ठीक है। उसके बाद दोनों का जो ग्राउंड होगा, पति पत्नी दोनों के तलाक समान अधिकार उपलब्ध होंगे, ये लड़कियों के हित में जाता है। अब पॉलीगमी ये लड़कियों के हक में जाता है एक तरीके से कि एक आदमी एक वक्त पर एक शादी में एक ही पत्नी रख पाएगा, उससे ज्यादा नहीं। उत्तराधिकार में लड़कियों को देखिए, इसमें भी अगर आप देखें कि उत्तराधिकारी में भी लड़कियां बराबर का हकदार होंगी, और ये कहीं ना कहीं वो बिंदु। अब आगे चलते हैं, इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। यहां पर अगर आप देखेंगे तो मेंटेनेंस का जिक्र भी किया गया है। अगर पत्नी की मौत हो जाती है और उसके माता पिता का कोई सहारा नहीं है, सपोज एक लड़की है जिसका कोई भाई नहीं है और कोई बहन नहीं है, तो फिर आप सीधे तौर पर देखेंगे एक लौती संतान है, अगर वो अपने माता पिता की, अगर उनकी मौत हो जाती है, पत्नी की मौत हो जाती है, तो उसके माता पिता का अगर कोई सहारा ना हो तो उनके भरण पोषण की जिम्मेदारी पति की होने वाली है। तो ये अगेन एक ऐसा एक तरीके से आप चीजें देख रहे हैं जो सीधे तौर पर आपको फायदा पहुंचाती हुई दिखाई दे रही है सोशल रिफॉर्म्स के तौर पर। एडॉप्शन में अभी तक क्या है कि अगर आप मुस्लिम पर्सनल लॉ देखें तो उसमें बहुत सारे इसको लेकर के झंझावात है, थोड़ी सी आप कहेंगे टेक्निकलिटीज बहुत ज्यादा है, क्योंकि उनके जो नियम है, उनके जो कानून है, उसमें आप 5 ही लोग ऐसे होते हैं, आपका जो ब्लड रिलेशन में होता है, आपका बेटा हो गया, आपका भाई हो गया, आपका पिता हो गया, आपके मामा हो गए, एक रिश्ता और है जिनको आप बेपर्दा होकर देख सकते हैं, अदरवाइज आप बेपर्दा होकर नहीं देख सकते। तो अडॉप्शन में अगर वो किसी को अपना बेटा या बेटी बनाती है वो महिला, तो फिर उसमें एक तरीके से थोड़ा सा कानून में छेड़छाड़ करनी होगी। तो ये अडॉप्शन का अधिकार मुस्लिम महिलाओं को भी मिलेगा, गोद लेने का अधिकार, गोद लेने की प्रक्रिया आसान की जाएगी। ये देखिए सीधे तौर पर इसलिए इसे मुस्लिम धर्म से जोड़ा गया। उसके बाद हलाला और इद्दत पर रोक लगेगी, ये मैंने आपको पहले ही बताया। एकांतवास या फिर अगर आपको किसी ने तलाक कहकर तलाक दे दिया है, तो उसके बाद अगर आपको उससे पुनः विवाह करना है तो आपको हलाला की प्रक्रिया से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा। इसके बाद है लिव इन रिलेशनशिप का आपको डिक्लेरेशन करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे कई मामले सामने निकल कर आए हैं जहां पर आप लिव इन में रहते हैं और उसके बाद आप लड़की का या तो इस्तेमाल कर लेते हैं या फिर किसी तरीके से और कई खबरें आ जाती हैं जो समाज के लिए बिल्कुल भी हितकारी नहीं होती है। तो अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में जा रहे हो तो आपको इसे कानूनी प्रक्रिया के तहत रजिस्टर करना होगा। उतनी जटिल प्रक्रिया नहीं होगी जैसे शादी के लिए होती है, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप को आपको इसका एक वैधानिक फॉर्मेट होगा और डिक्लेयर करना पड़ेगा। गार्जियनशिप, बच्चे के अनाथ होने की सूरत में गार्जियनशिप की प्रक्रिया को भी आसान किया जाएगा। अगेन सोशल रिफॉर्म है। पति पत्नी के झगड़े की सूरत में बच्चों की कस्टडी उनके ग्रैंड पेरेंट्स को भी जा सकती है, यह भी एक नया आप देखेंगे इसके अंदर रिफॉर्म आया है। जनसंख्या नियंत्रण को अभी शामिल नहीं किया गया है, इसके लिए जमकर सुझाव आए थे, यह भी बताया गया है कि आप जनसंख्या नियंत्रण, यानी जैसे कई बार आप सुनते हैं कि हम दो हमारे दो, परिवार जितना छोटा हो उतना बेहतर हो, ये सारी की सारी चीजें आप सुनते आते, तो ये समान नागरिकता कानून के तहत कुछ चीजें हैं जो कि मेंशन होंगी, और इस तरह की चीज जब पूरे देश में लागू हो जाएगी तो उसे आप कहोगे कि भारत एक समान नागरिक संहिता के तहत चल रहा है। आपको बता दूं कि कई देशों में इंक्लूडिंग पाकिस्तान में ये लागू है, लेकिन यहां पर जैसा हम कहते हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वो सारी की सारी चीजें, या अल्पसंख्यकों पर कहीं इससे कोई हम फोर्स तो नहीं कर रहे हैं, कोई सारी की सारी चीजें, या अपने धर्म का आप खुले तौर पर अपने धर्म के तहत चल सकते हो, जो कॉन्स्टिट्यूशन में भी शायद आर्टिकल 25-26 है जो इसका हक आपको देते हैं, उनसे थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी है, लेकिन सोशल रिफॉर्म्स के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आर्टिकल 44 कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि आर्टिकल 44 कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है, डीपीएसपी है, लेकिन ये कहता है कि आपको जो है स्टेट को इसे लागू करने पे जोर देना चाहिए, बाध्य नहीं करना है, लेकिन जोर दे सकते हो कि वहां पर इस तरह की सारी चीजें हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और क्या आपको भी लगता है कि ये यूसीसी आने से निश्चित तौर पर समाज में सोशल रिफॉर्म होगा और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की तरफ से किया गया सोशल रिफॉर्म का एक और जबरदस्त कार्य होगा, खासतौर पर आर्टिकल 370 के बाद और ट्रिपल तलाक को लेकर के जो जिस तरीके से बदलाव हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।